कर्मचारियों के रहने के लिए आवास का निर्माण किया गया है। परिसर में पर्यावरण की दृष्टि से लैंडस्केप एरिया भी तैयार किया गया है। संपूर्ण परिसर में कबीरदास जी की पंक्तियां उल्लेखित की गई हैं, जो जनमानस के लिए शिक्षा और आकर्षण का केंद्र बनेंगी। उनके गठन और निर्माण की दृष्टि से संत कबीर अकादमी एक अनोखी एवं अद्वितीय अकादमी के रूप में आपके सम्मुख प्रस्तुत है। संत कबीर के दर्शन एवं आंचलिक भाषाओं व लोक विधाओं के प्रचार प्रसार और गौरवपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आगे सतत अग्रसर रहने का संकल्प हमारी प्रतिबद्धता है। संस्कृति और पर्यटन का विकास संत कबीर नगर को बनाते हैं खास। सदगुरु कबीर साहब और गुरु गोरखनाथ की पीठ का सह संबंध प्राचीन काल से रहा है और गोरख तलैया और उसके इतिहास से हम सब भली भांति परिचित हैं। यह अद्भुत संयोग है कि गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री इस समय मगहर में इस पवित्र आयोजन में हम सबके मध्य उपस्थित हैं। मैं उनसे अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं, कृपया आपके उद्बोधन के लिए पधारें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के इस गरिमापूर्ण समारोह में अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उपस्थित देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री पर्यटन और संस्कृति विभाग के मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, लोकप्रिय सांसद श्री प्रवीण कुमार निषाद जी, लोकप्रिय विधायक श्री अंकुर तिवारी जी, कबीर मठ के श्री महंत श्री विचारदास जी महाराज, हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, जनपद संत कबीर नगर से जुड़े हुए सभी गणमान्य महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, महान संत कबीरदास जी की इस पावन परिनिर्वाण स्थली पर आज एक साथ कई परियोजनाओं का लोकार्पण अभी महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। मैं सबसे पहले मगहर की इस धरती पर आगमन पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का जनपद संत कबीर नगर के सभी वासियों की ओर से हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का, जिनका मार्गदर्शन और जिनका सक्रिय सहयोग उत्तर प्रदेश के विकास के लिए निरंतर हम सबको प्राप्त होता है। भाइयों बहनों, है हम सबका सौभाग्य है कि देश के राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश के ही सपूत हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में उनसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। यहीं उनका जन्म हुआ, यहीं पर उन्होंने अपने बचपन को और अपनी जवानी को व्यतीत करते हुए लोक सेवा के कार्यक्रम के साथ, समाज सेवा के कार्यक्रम के साथ उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। और ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। एक सामान्य गांव में जन्म लेकर
एक छोटे से गांव में जन्म लेकर, सामान्य परिवार में जन्म लेकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर जाकर के पूरे देश का मार्गदर्शन करना और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का लोहा दुनिया के सामने प्रस्तुत करना, यह आज जो संभव हो पाया है, ये भारत के लोकतंत्र की ही सबसे बड़ी ताकत है। और आज महामहिम राष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन हम सबको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। अभी यहाँ पर राष्ट्रपति जी के कर कमलों से 3 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें कबीर एकेडमी, यह 31 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बनकर के तैयार हुआ है, जिसमें संत कबीर दास जी के लोक साहित्य पर, उनके साखी, उनके बीजक, उनके शब्दी, इन सभी को लेकर के, उनके साहित्य को लेकर, उनकी सिद्धि को लेकर के एक शोध संस्थान यहाँ पर स्थापित किया गया है। इस शोध संस्थान के माध्यम से जो भी शोधार्थी निर्गुण ब्रह्म की उस परंपरा का, जिसका नेतृत्व संत कबीरदास जी ने मध्यकाल में किया था, उस पर शोध करने का इच्छुक होगा, स्कॉलरशिप के साथ साथ उनकी यहाँ पे लॉजिंग की सुविधा भी राज्य सरकार के द्वारा उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। आज यहाँ पर संत कबीर अकादमी और शोध संस्थान का लोकार्पण महामहिम राष्ट्रपति जी के कर कमलों से भी संपन्न हुआ। इसके साथ ही स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत इंटरप्रिटेशन सेंटर 17 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से और कबीर परिनिर्वाण स्थली मगहर के सुंदरीकरण के कार्य पर भी 37,66,000 रुपये यहाँ पर खर्च हुए हैं और ये कार्यक्रम एक साथ आज यहाँ पर लोकार्पित हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहाँ पर इन सभी कार्यों का शुभारंभ हुआ था। देश के अंदर ऐसे अनेक स्थलों के सुंदरीकरण, उनको उनकी पहचान प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक कार्यक्रम देश के अंदर चल रहे हैं। स्वदेश दर्शन का एक कार्यक्रम अपने परंपरागत उन तीर्थों का, उन स्थलों का जो हमें वैचारिक रूप से जोड़ने का कार्य करते हैं, समाज को एक नई दिशा देते हैं, उसके लिए बनाई गई भारत सरकार की पर्यटन विकास की बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका आज यहाँ पर एक बड़े प्रोजेक्ट का यहाँ पर आज लोकार्पण का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। इसके साथ ही देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर रामायण सर्किट का कार्यक्रम है, कृष्णा सर्किट का कार्यक्रम है, आध्यात्मिक सर्किट का है, बौद्ध सर्किट का है। अनेक ऐसे कार्यक्रम देश के अंदर चल रहे हैं जो पर्यटन विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ इस पर्यटन के साथ नौजवानों के रोजगार उपलब्ध कराने, उन पर्यटन स्थलों पर आने वाले श्रद्धालु जनों और नागरिकों के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें, ये सभी कार्यक्रम उसके साथ जुड़ करके आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। आपने देखा होगा काशी, जहां पर संत कबीरदास जी का जन्म हुआ था, बाबा विश्वनाथ का धाम है, और 13 दिसंबर 2021 को काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ। 1 लाख से अधिक श्रद्धालु प्रतिदिन इस समय काशी जा रहा है, काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए। अनुमान कर सकते हैं 1 लाख श्रद्धालु जनों के आने का मतलब अनेक प्रकार की रोजगार की संभावनाओं को ही बढ़ाना, अनेक लोगों के हाथों को काम मिल जाना, और ये कार्य वहां सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। ऐसे अयोध्या में, कुशीनगर में, अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर, हिमालय, उच्च हिमालय में आप जाएंगे, केदारनाथ धाम में, वहां पर भी इसी प्रकार की विकास की अनेक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। हम इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं इस राज्यपाल और राष्ट्रपति जी दोनों की उपस्थिति में आज यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति जी ने इन सभी कार्यों का लोकार्पण करके इन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। श्रद्धालु जनों की सुविधा इससे और बढ़ेगी। मैं इसके लिए, जहां आप महामहिम राष्ट्रपति जी का
और माननीय राज्यपाल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं आप सबको, पूरे संत कबीर नगर जनपद के वासियों को और इस संत कबीर की परंपरा से जुड़े हुए सभी संतों को भी इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने हमें सदैव पर्यावरण के साथ मिलकर के आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। मुझे आज बस प्रसन्नता है इस बात की, आज से 5 साल पहले मगहर से बहने वाली आमी नदी अत्यंत प्रदूषित थी। इस सीजन में जब हम लोग आते थे तो बदबू आती थी, पानी एकदम काला था। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि जो एक व्यवस्थित कार्य योजना यहाँ के लिए बनाई गई, आज पानी एकदम साफ था। कारण है, अब प्रदूषण से मुक्त हो गई है आमी नदी। हमारा प्रयास होना चाहिए, जैसे आमी नदी प्रदूषण से मुक्त हुई है। मुझे याद है संत कबीर नगर के साथ बाद अब गोरखपुर जनपद में आमी नदी निकलती है। यहाँ मगहर में आने के पहले कुछ संत कबीर नगर से, फिर गोरखपुर से होते हुए फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ से गोरखपुर जनपद में जाती है और गोरखपुर जनपद में ही राप्ती नदी में मिलती है। इस नदी के दोनों ओर जो गांव बसे हुए थे, वहां पे जो उन्नत पशुधन होता था, एक समय नष्ट सा हो गया था, खेती चौपट हो गई थी। लेकिन विगत 5 वर्ष के अंदर जो कार्य प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम है कि आमी नदी पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है, साफ हो चुकी है। पशुधन फिर से यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, किसान खुशहाली की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारा प्रयास होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने आजादी की अमृत महोत्सव के वर्ष में हम सबको प्रत्येक गांव में अमृत सरोवर बनाने का एक संकल्प भी दिया है। गांव का जो सरोवर है, जो अवैध कब्जा हो चुका है, जिसको हम लोगों ने गांव के शिविर में बदल दिया है, गांव का पूरा ड्रेनेज उड़ेल दे रहे हैं, गांव का कूड़ा घर बना दिया है, उसे मुक्त करते हुए उस अमृत सरोवर को, जैसे आमी नदी मगहर में एकदम शांत है, शुद्ध है, अविरल है, जल उसका एकदम निर्मल है, ऐसे ही हमें अपने अपने गांव में अमृत सरोवर के निर्माण की कार्रवाई के साथ हम जुड़ पाएंगे और उसे अपने गांव के तीर्थ स्थल के रूप में विकसित कर पाएंगे। तो आप देखना, कभी भी आपके पास जल की कमी नहीं होगी। और जल है तो कल है, याद रखना, जल है तो कल है। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, जहां पेड़ पौधे नहीं हो रहे होंगे या जहां पेड़ पौधे नहीं होंगे, वहां क्या स्थिति हो रही होगी। यहाँ पे तो पेड़ पौधे हैं, तो भी व्यक्ति थोड़ी चलेगा, राहत लेने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा हो जाएगा। आप अपने घर में एसी लगा सकते हैं, पंखा लगा सकते हैं, लेकिन सड़क पर थोड़े पंखा लगाएंगे। कोई एसी अपने कंधे पे लाद के थोड़े लेके जाएगा। उन स्थितियों के लिए तो हमें पर्यावरण की ही शरण में जाना पड़ेगा और इसके लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। राष्ट्रपति जी ने, राज्यपाल जी ने, मैंने भी यहाँ पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। परंपरागत जो हमारी विरासत है, पीपल है, पाकड़ है, बरगद है, नीम है, आम होते थे, देसी आम होते थे, बड़े पैमाने पे लोग लगाते थे, पुण्य का कार्य मानते थे। हमने इन सभी जो भी वृक्ष थे, इन सभी के साथ एक आत्मीय संवाद जोड़ने का कार्य किया था। मौल श्री को हम भगवान कृष्ण के साथ जोड़ते हैं, हमने पीपल को बुद्ध के साथ जोड़ा है, भगवान विष्णु के साथ भी जोड़ा है। ऐसे ही अलग अलग देवी देवताओं के साथ हर एक वनस्पति को जोड़ने का कार्य भारत की परंपरा ने किया है। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर हम सबको इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना ही होगा। और जो बताया अभी डॉक्यूमेंट्री में हम बताई बात देख ही रहे थे कि संत कबीर दास जी ने तो हमेशा रूढ़िवादिता का विरोध किया। वे मगहर आए इसीलिए, वे तो काशी में जन्म लिया था। अपने अंतिम समय में उनको मगहर आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक रूढ़िवादिता के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी कि जो कहते थे कि मगहर में आने पे नरक मिलता है, उन्होंने कहा चलिए मैं उसी नरक की तरफ जाता हूँ। और यहाँ उन्होंने स्वर्ग बना दिया। पूरा मगहर में अगर संत कबीर नहीं आए होते
तो यहाँ की क्या स्थिति हुई होती, क्या रहता यहाँ की स्थिति? ऐसे ही वीरान रहता। लेकिन आज यहाँ पर कितना अच्छा पर्यटन विकास के कार्य हो रहे हैं। 50 करोड़ से अधिक के विकास के कार्य तो यही हो रहे हैं, इससे पहले भी हुए हैं, आगे भी होंगे। ये लगातार चल रहा है, चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी को समझना ही पड़ेगा, और जिम्मेदारी को समझते हुए उसी कर्तव्य के प्रति आगाह किया था संत कबीर दास जी ने। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यानी कार्य को टालने की आदत नहीं डालनी है। जो कार्य करना है उसमें कोई टाल वटोर नहीं हो सकता है। जो कल करना है वो आज ही करो, और जो आज करना है उसको अभी शुरुआत कर दो। आप बहुत सारे लोग होते हैं मुहूर्त देखते, जब कार्य को टालने की उनकी नौबत आती तो फिर उसके बाद मुहूर्त निकालने लगते, साहब अब इस समय में करूंगा, फलाने समय करूंगा। उसके बाद फालतू बैठा है, गप्पे मार रहा है, लेकिन वह उसको टालने की जो आदत है, और टालने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। कर्म के पथ पर चल करके ही हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने समाज को, अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव वर्ष में हम सबको इसी एक लक्ष्य के साथ जोड़ने के लिए कहा है कि अमृत काल आगामी 25 वर्षों का एक टारगेट हमें तय करना होगा। हमें अपने गांव को, अपने कस्बे को, अपने जनपद को, अपने प्रदेश को और अपने देश को कहां ले जाना है, हर एक नागरिक इस संकल्प के साथ जब जुड़ेगा तब इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। मैं पर्यटन विभाग को, पर्यटन और संस्कृति विभाग को, उत्तर प्रदेश पर्यटन और संस्कृति विभाग को और भारत सरकार के भी संस्कृति मंत्रालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप, उनके विजन के अनुरूप संत कबीर दास जी के विचार दर्शन को आने वाली पीढ़ी के सामने और भी जीवंत बनाने के लिए यह कार्यक्रम यहाँ पर आगे बढ़ाया है। और आज यह शोध एकेडमी, कबीर एकेडमी और संस्थान के साथ साथ छात्रावास का भी यहाँ निर्माण किया गया है, और भी यहाँ पर तमाम अन्य पर्यटन विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाया गया है। ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे और यह जो पूरा क्षेत्र है यह विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ अनेक श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करने में से सफलता प्राप्त होगी। मैं एक बार फिर से महामहिम राष्ट्रपति जी का, प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ के महंत जी को, संत कबीर दास जी की परंपरा में जो हमारे संत जन हैं, इन सब को और संत कबीर नगर जनपद वासियों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और उस पूज्य संत को जिन्होंने आज से 600 वर्ष पहले लोगों की चेतना को जागरूक करके उन्हें समाज और व्यावहारिक जीवन जीने की एक नई प्रेरणा प्रदान की थी, उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। संत की प्रवृत्ति अत्यंत सरल होती है, वो हमेशा दूसरों के कष्टों को दूर करने का प्रयास करता रहता है। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। अब समय है अपनी सादगी के लिए विख्यात, संत हृदय, सादा जीवन, उच्च विचार के आदर्शों को जीने वाले माननीय राष्ट्रपति महोदय के संबोधन का मैं अत्यंत आदर के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय को आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदय। संत कबीर एकेडमी और रिसर्च सेंटर के लोकार्पण के अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, संत कबीर नगर से निर्वाचित सांसद श्री प्रवीण निषाद जी, महान श्री विचारदास जी, खलीलाबाद से निर्वाचित विधायक श्री अंकुर तिवारी जी, अन्य विशिष्टगण,
इस सभागार में उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, साहेब, बंदी। संत कबीर एकेडमी और रिसर्च सेंटर के लोकार्पण के अवसर पर आज कबीर साहब की पूर्ण भूमि मगहर में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो गई। अपने सार्वजनिक जीवन के दौरान मुझे संत शिरोमणि कबीर से जुड़े अनेक स्थलों की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उदाहरण के लिए, जब मैं बिहार का राज्यपाल था तो मुझे वाराणसी स्थित संत कबीर की तपस्थली के दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। भारत के राष्ट्रपति के रूप में वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित कबीर महोत्सव में और इसके बाद वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के सागर में स्थित कबीर आश्रम के कार्यक्रम में शामिल होने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ। उसी वर्ष हरियाणा के फतेहाबाद में संत कबीर प्रकटोत्सव में मैंने भी सहर्ष भाग लिया था। इन अवसरों पर मैंने देखा कि संत कबीर के अनुयायियों का भारी उत्साह बहुत था और आज भी मैं देख रहा हूँ बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का उत्साह, समर्पण और लगन देखकर मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। देवी और सज्जनों, मेरे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि वर्ष 2003 में मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यहाँ आकर कबीर चौरा के दर्शन किए थे। ठीक 4 वर्ष पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस रिसर्च सेंटर की आधारशिला रखी थी। उस परियोजना को पूरा होने पर आज यहाँ कबीर साहब की चित्र प्रदर्शनी, ऑडिटोरियम, पुस्तकालय और शोधार्थियों के लिए आवास आदि का लोकार्पण करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज विश्व पर्यावरण दिवस का शुभ अवसर भी है। कबीर साहब की समाधि और मजार पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद मैंने समाधि के निकट एक पौधा भी लगाया। राज्यपाल महोदया ने भी, मुख्यमंत्री महोदय ने भी। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले बोधगया से लाए गए राष्ट्रपति भवन में बोधगया से एक मैंने बोधि वृक्ष मंगवाया था और उस पौधे को आरोपित किया था। आज मैं देखता हूँ वो पौधा बहुत बड़ा हो गया और इसी प्रकार से मैं आज विश्वास करता हूँ कि आज जो मैंने पौधा लगाया है, महामहिम राज्यपाल महोदया ने लगाया है, मुख्यमंत्री जी ने आरोपित किया है, ये सभी पौधे बड़े होकर कबीर साहब की समाधि पर आने वाले को सदैव छाया और शीतलता प्रदान करते हैं। देवी और सज्जनों, हम सब यहाँ जिस महान संत का स्मरण कर रहे हैं वे यद्यपि पुस्तकीय ज्ञान से वंचित रहे, फिर भी उन्होंने साधु संगति से अनुभव सिद्ध ज्ञान प्राप्त किया। उस ज्ञान को उन्होंने पहले स्वयं जांचा परखा, आत्मसात किया और तब लोगों के सामने प्रकट किया। इसीलिए आज लगभग 650 वर्ष गुजर जाने के बाद भी उनकी शिक्षाएं जनसाधारण से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग में एक समान लोकप्रिय हैं। ऐसी मान्यता है कि कबीर साहब ने बंगाल से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात तक की भी यात्राएं की थी। वे भारत से बाहर ईरान और बलख भी गए। संत कबीर जिस समय प्रकट हुए थे वह समय भारत में विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों, मारकाट और लूटपाट का था। ऐसे विषम वातावरण में श्रद्धा और विश्वास का, प्रेम और मैत्री का संदेश फैलाने के लिए कबीर साहब स्वयं लोगों के बीच गए। संत कबीर लोगों के साथ सीधा संवाद करते थे। कभी कभी वे एकदम ठेठ शब्दों का प्रयोग करते थे। उस समय आप सब लोग जानते हैं, ऊंच नीच, जात पात और छुआछूत की तंद्रा में निमग्न जनता को झकझोर कर जगाने के लिए ऐसा करना जरूरी भी था,
क्योंकि जागृत व्यक्ति ही समाज का कल्याण कर सकता है। इसलिए उन्होंने समाज को पहले जगाया और फिर चेताया। यहाँ पर बैठे सभी कबीर प्रेमियों, ऐसी मान्यता है कि संतों के आगमन से धरती पवित्र होती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मगहर की यह भूमि भी है। संत कबीर यहाँ पर लगभग 3 वर्ष तक रहे। उस समय ऊसर, बंजर तथा अभिशप्त शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, मानी जाने वाली ये भूमि उनके आगमन से खिल उठी। यहाँ के लोगों की परेशानी का मुख्य कारण था यहाँ जल का अभाव। कहा जाता है कि कबीर साहब के आमंत्रण पर नाथपीठ के एक सिद्ध महापुरुष भी यहाँ पधारे और उनके प्रभाव से यहाँ का तालाब जल से भर गया। गोरख तलैया से आमी नदी की धारा भी प्रवहमान हो गई। अकाल से त्रस्त इस क्षेत्र के लोगों का जीवन संवारने के लिए ही मानो संत कबीर मगहर आए थे। वे सच्चे पीर थे। वे लोगों की पीड़ा समझते थे और इस पीड़ा को दूर करने का उपाय भी करते थे। उनका कहना भी था कि कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, अर्थात दूसरों की जो पीड़ा को समझता है वही सच मायने में पीर कहलाता है। देवी और सज्जनों, कबीर एक गरीब और वंचित परिवार में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने उस वंचना को कभी अपनी कमजोरी नहीं समझा, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाया। वे कपड़ा बुनने का काम करते थे। आप लोग जानते ही हैं कि अच्छा कपड़ा बुनने के लिए सूत, कताई और रंगाई से लेकर ताना बाना तैयार करने तक बहुत सावधानी और सजग रहना होता है। कबीर ने उस समय के विभाजित समाज में समरसता लाने के लिए सामाजिक मेलजोल की बारीक कताई की, ज्ञान के रंग से सुंदर रंगाई की, एकता एवं समन्वय का मजबूत ताना बाना तैयार किया और समरस समाज के निर्माण की चादर बुनी। इस चादर को उन्होंने बहुत सावधानी से ओढ़ा, उसे कभी मैला नहीं होने दिया और इसीलिए कहा जाता है कि दास कबीर जतन ते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। देवियों और सज्जनों, कबीर साहब ने सदैव इस बात पर बल दिया कि समाज से कमजोर वर्ग के प्रति संवेदना और सहानुभूति रखे बिना मानवता की रक्षा नहीं हो सकती। असहाय लोगों की सहायता किए बिना समाज में समरसता नहीं आ सकती। मनुष्य मात्र से प्रेम ही सच्चा मानव धर्म होता है। और वो कहते भी थे कि जेई घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। उनका पूरा जीवन मानव धर्म का श्रेष्ठतम उदाहरण है। उनके जीवन में भी सांप्रदायिक एकता का संदेश छिपा था। आज एक ही परिसर में कबीर की समाधि और मजार बनी हुई है। सांप्रदायिक एकता की ऐसी मिसाल दुर्लभ है। भारत का यह सौभाग्य रहा है कि समाज में समय समय पर उत्पन्न हो जाने वाली कुरीतियों और असमानताओं को दूर करने के लिए ऋषि मुनि, आचार्य, सद्गुरु, समाज सुधारक और संत प्रकट होते रहे। इसी परंपरा में संत कबीर ने अपने युग में प्रचलित अनेकानेक विचारधाराओं को समन्वित करके उन्हें सहज लोकवाणी में प्रस्तुत किया। हमारे समाज ने उनकी वाणी और शिक्षा को दिल से स्वीकार किया। यह देश हमेशा ही अपने में सुधार के लिए तत्पर रहा है। इसी कारण जब दुनिया की अनेक बड़ी बड़ी सभ्यताओं का नामो निशान मिट गया, तब हमारा भारतवर्ष हजारों वर्ष की अटूट विरासत को लेकर आज भी अपने पांवों पर मजबूती से खड़ा है। देवी और सज्जनों, कबीर के समय में ऐसी मान्यता थी जिसका उल्लेख मुख्यमंत्री जी ने भी किया कि काशी में शरीर छोड़ने वाले लोग स्वर्ग में जाते थे और मगहर में मरने वाले लोग नरक में जाते। इस अंधविश्वास को झूठा साबित करने के लिए कबीरदास जी ने अपने अंतिम दिनों में मगहर चले आए। वो एक महान संत थे, सहज संत थे। सहज होना वास्तव में बहुत कठिन होता है। आसक्ति आसानी से नहीं छूटती। कबीर साहब कहते थे कि सहज सहज सब ही कहें, सहज न चीन्हे कोय, जिन सहजे विषया तजी, सहज कहीजे सोय। सही माने में जो उन्होंने संदेश दिया था वाराणसी से मगहर आकर के, वो संदेश एक यही था
कि किसी स्थान पर रहने, निवास करने और वहाँ पर उसको कर्म भूमि बनाने मात्र से न तो आप स्वर्ग जा सकते हैं न नरक जा सकते हैं। ये सब कुछ निर्भर करता है आपके व्यक्तिगत आचरण पर। आपका आचरण अच्छा होगा तो आप किसी भी स्थान पर चले जाएंगे, वो स्थान भी स्वर्ग बन जाएगा। संत कबीर ये मानते थे कि ईश्वर कोई बाहरी सत्ता नहीं है, वो तो कण कण में व्याप्त है, उसे बाहर क्यों ढूंढा जाए, वह तो हमारे अंदर है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कस्तूरी का वास हिरण की नाभि में होता है। कस्तूरी कुंडली बसे मर्ग ढूंढे बन माही, ऐसे ही घट घट राम हैं दुनिया देखत नाई। कबीर ने समाज को समानता और समरसता का मार्ग दिखाया। उन्होंने कुरीतियों, आडंबरों और भेदभाव को दूर करने का बीड़ा उठाया और गृहस्थ जीवन को भी संतों की तरह जिया। निकट अतीत में वैसा ही जीवन संत रविदास और गुरु नानक ने भी व्यतीत किया। संत कबीर की पवित्र वाणी ने सुदूर पूर्व में श्रीमंत शंकर देव से लेकर पश्चिम में संत तुकाराम और उत्तर में गुरु नानक से लेकर छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तक को प्रभावित किया। देवियों और सज्जनों, मुझे प्रसन्नता है कि राज्यपाल के रूप में उत्तर प्रदेश को श्रीमती आनंदीबेन पटेल का निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। वे संत कबीर की शिक्षाओं के अनुरूप अपने आचरण से सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए सजग प्रयास करती रही। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी एक ओर अंधविश्वास एवं गैर बराबरी को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और दूसरी ओर जन कल्याण के कामों में भी दिन रात जुटे रहते हैं। संयोग से आज योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन भी, मैं उन्हें बधाई देता हूं और उन्हें उनके दीर्घायु और यशस्वी होने की कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश राज्य विकास और समरसता के पथ पर मजबूती से आगे बढ़ता रहेगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद। कृपया खड़े हो जाएं।